नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कौशिक और इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन्ड के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत इंडिया से जा रही थी तो हैदराबाद स्टेट को भी आजाद रहने के सपने दिखाई देने लगे थे। भोपाल और जूनागढ़ की तरह हैदराबाद में भी शासक यानी निजाम मुस्लिम थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू। लेकिन इंडियन यूनियन के लिए हैदराबाद भोपाल और जूनागढ़ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। डेक्कन प्लेट्यू के बीचों बीच 80,000 स्क्वायर माइल से ज्यादा एरिया, 1.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जो कन्नड़, तेलुगु और मराठी बोलती थी। हैदराबाद कई चीजों में सेल्फ सफिशिएंट था और ज्यादातर पेट्रोल और नमक ही ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट करता था। मुगल एम्पायर के दौरान हैदराबाद 1713 से वसाल स्टेट था। 85% से ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पे मुस्लिम डोमिनेंस, लेकिन ये सिर्फ कुछ मुस्लिम फैमिलीज तक ही सीमित था। बाकी मुस्लिम्स मेजॉरिटी हिंदूज की तरह फैक्ट्री और फार्म लेबर का काम ही करते थे। निजाम के पास पूरे स्टेट की लगभग 10% जमीन थी और बाकी जमीन बड़े जमींदारों के पास थी। निजाम मीर उस्मान अली की उन दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा आमदनी थी और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और शायद सबसे कंजूस। रेयरली नए कपड़े पहनते थे और ज्यादातर पुरानी शर्ट, पैजामा और घिसी हुई फेस टोपी में होते थे। 1911 से हैदराबाद के निजाम थे और 1947 में भी 1918 मॉडल की गाड़ी रखते थे, लेकिन वो अपनी खुद की जायदाद ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट चाहते थे। 1947 के बाद हैदराबाद और ब्रिटिश क्राउन के बीच डायरेक्ट रिलेशन बन सके, इसलिए उन्होंने सर वॉल्टर माउंटबेटन को रखा। वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और उन्हें निजाम की इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा बताई। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ज्वाइन करने को सजेस्ट किया तो सर माउंटन ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने की धमकी दे डाली। अगर निजाम की चलती तो वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को बीच में से डिवाइड कर देते। सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंट हैदराबाद को इंडिया के पेट में कैंसर का नाम दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एस्टैब्लिश की और निजाम पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने का जोर डालना शुरू कर दिया। निजाम इत्तेहाद उल मुसलमीन के द्वारा मुस्लिम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं तेलंगाना रीजन में सीपीआई ने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया था। 1946 से 47 तक तीनों अपनी डिमांड्स को लेकर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करने लग गए थे। स्टेट कांग्रेस चाहती थी हैदराबाद इंडिया में मिल जाए। इत्तेहाद अपने नए लीडर कासिम रिजवी, जिन्होंने इस्लामिक फक्र को मेंटेन करने के लिए रजाकार की पैरामिलिट्री फोर्स इकट्ठा कर ली थी, उनकी लीडरशिप में हैदराबाद की सड़कों पर हथियार लेकर परेड करने लग गए थे। वहीं रूरल हैदराबाद में सीपीआई की गाइडेंस में बड़े जमींदारों के अगेंस्ट वायलेंस होनी शुरू हो गई थी और एक तरीके से ये इलाका निजाम के लॉ एंड ऑर्डर से कट ऑफ हो चुका। 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस मेंबर्स ने तिरंगा फहरा दिया। उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। वहीं रजाकार मेंटेन कर रहे थे कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे और निजाम के साथ थे। निजाम को कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट था, जिसमें सर माउंटन का पूरा कंट्रीब्यूशन था। वो कांग्रेस को हिटलर और मुसोलिनी के बराबर बता रहे थे। उनका आर्गुमेंट था कि क्योंकि माउंटबेटन सरदार पटेल और पंडित नेहरू से मिले हुए हैं, इसलिए ब्रिटेन के एलाइज यानी प्रिंसली स्टेट्स को षड्यंत्र से बचाने की जिम्मेदारी कंजर्वेटिव पार्टी की। यहां तक कि विंस्टन चर्चिल, जिन्हें वेस्टर्न मीडिया एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते, महात्मा गांधी से नफरत के कारण वो भी निजाम की तरफ से बोलने लगे। निजाम और रजाकार्स को पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलने लगा। जिन्ना ने माउंटबेटन को धमकी दे दी कि अगर हैदराबाद पर जोर डाला गया तो सब मुस्लिम एक होकर इंडिया के सबसे पुराने मुस्लिम वंश को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे। निजाम अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं बल्कि इंडिया से ट्रीटी साइन करने पर आ गए, सेम ट्रीटी जो ब्रिटिश इंडिया के साथ थी। नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट प्रिपेयर हुआ, जिससे इंडिया और हैदराबाद को अपनी अपनी पोजीशन एनालाइज करने का टाइम मिल गया। इंडिया ने केएम मुंशी, जो सरदार पटेल के करीबी थे, उन्हें हैदराबाद का एजेंट अपॉइंट किया। वहीं नवंबर में निजाम ने लायक अली, जो बड़े बिजनेसमैन थे और पाकिस्तानी सपोर्टर थे, उन्हें दीवान बना दिया। लायक अली ने गवर्नमेंट में कुछ हिंदू रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब रजाकार के पास पावर ट्रांसफर हो चुकी थी। मार्च 1948 तक 10 लाख रजाकार बन चुके थे और 1 लाख से ज्यादा हथियारों से ट्रेंड थे। वो अल्लाह के नाम पर डेक्कन में आखिरी मुस्लिम हुकूमत को बचाने के लिए निकल पड़े थे। अप्रैल 1948 में द टाइम्स ने कासिम रिजवी को फैनेटिकल डेमोक्रेट यानी एक कट्टरपंथी जननायक बताया।
वो अपने आप को हैदराबादियों का जिन्ना मानने लगा। उनके रूम में जिन्ना की फोटो तक लगी हुई थी और वो उनसे सलाह मशवरा भी करते थे। कासिम रिजवी कांग्रेस से नफरत करते थे और उसे ब्राह्मण बनिया राज का कवर बताते थे। रजाकार दिल्ली हैदराबाद की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की तरह देख रहे थे और कांग्रेस डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की तरह, और एक तरह से दोनों ही सही थे। अगस्त 1947 से हिंदू मद्रास की तरफ शिफ्ट होने लगे और मुस्लिम सेंट्रल प्रोविंसेस से हैदराबाद की तरफ। सेंट्रल प्रोविंसेस के मुस्लिम पंजाब और बंगाल की हिंसा देखकर हैदराबाद की तरफ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हैदराबाद में भी वो माइनॉरिटी होंगे, लेकिन वो इसे चेंज करने में लग गए। रजाकार की मदद से बिदार, औरंगाबाद और हैदराबाद के हिंदू इलाके खाली कराए जाने लगे। ऐसी खबरें आने लगी कि पाकिस्तान से ब्रिटिश मर्सनरी प्लेन में गन्स हैदराबाद में ड्रॉप करने जा रहे हैं और हैदराबाद ईस्टर्न यूरोप से वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है। मद्रास के प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद से आने वाले हिंदू रेफ्यूजियों के सैलाब का जिक्र सरदार पटेल से किया। के.एम. मुंशी ने हैदराबाद की हालात की डरावनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें निजाम लोगों को इंडियन यूनियन के खिलाफ भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। 1948 की स्टार्टिंग से ही वीपी मेनन और लायक अली के बीच मीटिंगों का दौर जारी था। वीपी मेनन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और प्लेबिसाइट यानी जनमत की बात कर रहे थे और इसके बदले में निजाम को ट्रूप्स मेंटेन करने की परमिशन दे रहे थे, लेकिन लायक अली ने उनकी कोई बात नहीं मानी और यूएन में जाने की धमकी दे दी। 21 जून 1948 को लॉर्ड माउंटबैटन ने अपने गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने निजाम को लिखकर इंडिया से कॉम्प्रोमाइज करके साउथ इंडिया का पीस मेकर और अपनी स्टेट, अपने राजवंश का रखवाला बन जाने की सलाह दी। निजाम ने कोई सलाह नहीं मानी, लेकिन माउंटबैटन के जाने के बाद सरदार पटेल के लिए रास्ता आसान हो गया। 13 सितंबर 1948 में थोड़ी सी नार्मी टुकड़ी हैदराबाद में भेज दी गई और उन्होंने 42 जवानों की शहादत देकर लगभग 1000 से ऊपर रजाकार को मार दिया और 4 दिन में हैदराबाद का पूरा कंट्रोल ले लिया। 17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो से स्पीच दी, जो मोस्ट प्रोबेबली के.एम. मुंशी ने लिखी थी, और रजाकार पर बैन और हैदराबाद की जनता को इंडिया में रहने की रिक्वेस्ट कर दी। 6 दिन बाद एक और ब्रॉडकास्ट में उन्होंने इन सब घटनाओं का जिम्मेदार रिजवी और उसके आदमियों को बता दिया। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया ने हैदराबाद में आर्मी पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के 2 दिन बाद भेज दी। जिन्ना ने भविष्यवाणी की थी कि अगर हैदराबाद पर हमला हुआ तो लाखों इंडियन मुस्लिम उठ जाएंगे। इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कराची में 5000 लोग इंडियन हाई कमीशन के सामने आ गए। वहां श्री प्रकाश, कैम्ब्रिज एजुकेटेड गांधीयन इंडियन हाई कमिश्नर थे। वो सड़क पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए आ गए। उस भीड़ ने हिंदुस्तान पर डरपोक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमला उस दिन किया गया जिस दिन उनके फादर यानी जिन्ना की मौत हुई। निजाम को सबमिशन के बदले हैदराबाद का राज्य प्रमुख यानी गवर्नर बना दिया गया। 2 साल में हैदराबाद की सत्ता के गलियारों में आसफ जाही दस्तार की बजाय गांधी टोपी दिखाई देने लगी और हैदराबाद और इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। सब कॉन्टिनेंट यानी हिंदुस्तान के फ्यूचर पर बहुत सवाल थे। ब्रिटिश राइटर्स कहते थे कि बात 2 हिस्से पे यानी इंडिया पाकिस्तान पे नहीं रुकेगी। पाकिस्तान से अलग पठानिस्तान निकल जाएगा, जो अफगानिस्तान से टच होते इलाकों से बनेगा। इंडिया भी स्टेबल नहीं माना जाता। छोटे प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया में मिल जाएंगे, लेकिन सदर्न स्टेट जैसे मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर कांग्रेस के डर से ऊपर उठकर आजादी के लिए प्रेस करेंगे। ब्रिटिश इंडिया की बजाय 3-4 कंट्रीज और एक फेडरेशन ऑफ सदर्न स्टेट्स हो जाएंगे, जैसा कि 16वीं सेंचुरी में होता था। लेकिन इन सब का इंटीग्रेशन इस तरीके से किया गया कि आज हम भूल जाते हैं कि ये एक देश नहीं बल्कि 500 देश थे, और आज इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।